हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में पारित एक विधेयक छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया, पत्रकार इन सबको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसीलिए इनकी सुरक्षा, इनको अधिकार और इनके कार्य के साथ इनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कानून पास किया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कानून है उसका नाम दिया गया है इसे कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून। ठीक है, यह जो कानून है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा और इस कानून में कुल 63 धाराएं हैं और यह जो कानून है वो 22 मार्च 2023 की तिथि से पारित कर दिया गया है। ठीक है, अगर इस कानून की बात करें तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जिन्होंने मीडिया कर्मी सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया है। छत्तीसगढ़ से पहले अगर हम बात करें तो पहला राज्य जिसने मीडिया कर्मी की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र वो पहला राज्य है जिसने ये कानून अपने राज्य में बनाया है। महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरा राज्य है जिसने इस कानून को, छत्तीसगढ़ मीडिया सुरक्षा कर्मी कानून को अपने राज्य में लागू किया है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं कि ये कानून कैसे बना, इनके क्या क्या तरीके हैं कार्य करने के लिए। जो मीडिया कर्मी है उनके खिलाफ कोई कुछ करता है तो किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, इन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कानून को किसने बनाया। तो जब कानून बनाने की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है प्रारूप समिति की, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने इस कानून का प्रारूप तैयार किया है। ठीक है, तो मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून जो है उसका प्रारूप तैयार करने में जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं आफ्ताब आलम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और इसके अलावा इसमें कुल 8 सदस्य रहे हैं, जिनमें से रहे हैं अंजना प्रकाश जो कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रही हैं। फिर राजू रामचंद्रन जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। स्वर्गीय ललित सुरजन जी जो छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। फिर प्रकाश दुबे जी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुचिर गर्ग, ये छत्तीसगढ़ शासन में सलाहकार के पद पर रहे हैं। फिर कुछ महाधिवक्ता, विधि विभाग के प्रमुख और पुलिस महानिदेशक जो है, इन लोगों ने मिलकर इस कानून का प्रारूप जो है उसे तैयार किया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी कानून के बारे में बात करते हैं तो उसका अध्याय 2 जो होता है वो परिभाषाएं होती है कि उस कानून में जो जो शब्द या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो उसका क्या वास्तविक मतलब लिया गया है, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी अध्याय 2 में परिभाषाएं हैं। तो कुछ वो परिभाषाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है, हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि कानून ये जो है उसमें मीडिया कर्मी एक नाम आया है, तो हमें जानना होगा कि वास्तविक रूप से किन लोगों को मीडिया कर्मी के रूप में कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी या स्वतंत्र संविदा या प्रतिनिधि तौर पर ऐसे संस्थान से जुड़ा हो जो व्यावसायिक तौर पर जन सामान्य के लिए किसी भी संचार माध्यम से जानकारी पहुंचाने का कार्य करे। ठीक है, तो ये लिखा गया है इसमें मीडिया कर्मी की परिभाषा। और अगर इसको सामान्य शब्दों में हम देखें तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संचार माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या और भी जितने भी संचार माध्यम होते हैं, उसके माध्यम से हम तक समाचार पहुंचाता है या खबर पहुंचाता है, उसे मीडिया कर्मी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। अब सिर्फ ऐसे व्यक्ति ही नहीं बल्कि वे भी लोग जो टेक्निकली सपोर्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग में, लिखने में, साथ में कैमरामैन, ड्राइवर, तो ये सारे लोगों को भी मीडिया कर्मी के रूप में कंसिडर किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर एक है पंजी और पंजीयन। तो इसकी परिभाषा के रूप में लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य कानून 1872 की धारा 72 क के तहत पंजी जो है एक सार्वजनिक अभिलेख होगी। ठीक है, तो अगर सामान्य भाषा में बात करें तो क्या होता है कि जो भी मीडिया कर्मी है
इस कानून के तहत उनका एक पंजीयन होना चाहिए, मतलब ये कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो मीडिया कर्मी जो है वो जिस अभिलेख में रजिस्टर्ड होंगे उसे बोला जाएगा पंजी, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसे बोला जाएगा पंजीयन, ठीक है। तो जो ये पंजी होगी उसे सार्वजनिक अभिलेख माना जाएगा, और अगर पंजी में कोई भी बदलाव होता है तो उस बदलाव को 30 दिन के भीतर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पंजीयन के लिए अर्हताएं, ठीक है। तो मीडिया कर्मियों के पंजी में पंजीयन के लिए जो अर्हताएं हैं उसे धारा 10 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो धारा 10 में क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो पंजीकृत हो सकेंगे। तो पहला कि जिसने पिछले 3 माह में कम से कम 6 लेख जनसंचार माध्यम में प्रकाशित किए हो, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पिछले 3 महीने से लगातार अपने 6 लेख किसी भी जनसंचार माध्यम से प्रकाशित कर चुका है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे गत 6 माह में किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त हुआ हो। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो समाचार संकलित करके लाके दे रहा है और उसके एवज में जो मीडिया संस्थान है या जो समाचार संस्थान है वो उसे पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या होगा कि पहला, ऐसा व्यक्ति जो 3 माह में कम से कम 6 लेख उसके जो है वो प्रकाशित हुए हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो पिछले 6 माह में किसी भी मीडिया संस्थान को समाचार संकलित करके दे रहा है और 3 भुगतान जो है वो उसे दिए गए हैं। तीसरा है जिसके फोटोग्राफ्स, अब जैसा कि हम देखते हैं कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, समाचारों के साथ फोटोग्राफ्स भी हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो फोटोग्राफर्स हैं उन्हें भी मीडिया कर्मी के रूप में कंसिडर किया गया है। तो जिसके फोटोग्राफ 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुए हों, ऐसे व्यक्ति भी अपना पंजीयन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्तंभकार या स्वतंत्र पत्रकार जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार जनसंचार माध्यम से प्रकाशित हुए हो। मतलब ये कि अभी तक जो हमने पहला दूसरा और तीसरा बात किया था वो ऐसे लोगों के था जो किसी संस्थान से जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो अगर वैसे पत्रकार हैं और वो 6 माह के दौरान लगातार 6 बार अपने जो भी न्यूज है या अपने लेख हैं उसे प्रकाशित कर चुके हैं, तो वो भी अपना पंजीयन करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जिसके विचार या मत 3 माह से के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हों। मतलब ये तो अभी तक हमने न्यूज की बात कर ली कि लोकल एरियाज में क्या हो रहा है या नेशनल इंटरनेशनल जो भी हो रहा है, लेकिन कुछ विशेष लेख हमें देखने और पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन लेखों को लिखने वाले जो लोग हैं उन्हें भी पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके बाद फिर ऐसे व्यक्ति जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र या पत्र हो। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कैमरामैन, ड्राइवर और जितने भी टेक्निकल सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग जिनके पास मीडिया संस्थान में कार्य करने का परिचय पत्र या पत्र है वो भी अपना पंजीयन जो है वो इस पंजी में करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है प्राधिकार या प्राधिकारी, ठीक है। तो प्राधिकार या प्राधिकारी के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि क्यों आवश्यक है मीडिया कर्मियों की सुरक्षा, उनका पंजीयन, ये सारी चीजें क्यों आवश्यक हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया, समाचार और खबर ये जो है वो बहुत रिस्क का काम होता है, इसमें बहुत खतरा होता है क्योंकि जनता के सामने एक सच्चाई लाके खड़ा करना इनका काम होता है और कई बार ऐसा करते हुए इन्हें कई नुकसान जो है वो उठाने पड़ते हैं। वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान के डर से कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो अपना कार्य, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाने में सक्षम न हो, इस चीज से बचाने के लिए ये विधेयक या ये कानून जो है वो पारित किया गया है ताकि वो निर्भीक होकर अपना कार्य दृढ़ता से कर सके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया था, परिभाषाएं देख ली, ठीक है। परिभाषाएं देखने के बाद हमने ये देख लिया कि वो कौन लोग हैं जो मीडिया कर्मी के रूप में अपना पंजीयन करा सकते हैं, ठीक है। तो अब पंजीयन भी हो गया। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे अथॉरिटी,
ठीक है, मतलब वो कौन लोग हैं जिन्हें मीडिया कर्मियों की सुरक्षा की अथॉरिटी या प्राधिकार जो है वो दिया गया है। तो ये जो अधिकार प्राधिकार है उसे इस कानून की धारा 11, 12 और 13 में डिस्कस किया गया है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो धारा 11 में क्या बोला गया है कि कानून के प्रभावशील होने के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार जो है वो पंजीयन हेतु प्राधिकार नियुक्त करेंगे। मतलब अथॉरिटीज जो है वो कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगा। अब राज्य सरकार ही क्यों नियुक्त करेगा, क्योंकि इस कानून को राज्य सरकार ने पारित किया है, ठीक है। अब धारा 12 में दिया हुआ है कि प्राधिकार कौन होंगे, मतलब वो अथॉरिटीज जो है वो कौन होंगे। तो अथॉरिटीज में कौन कौन होंगे, तो पहला होगा जनसंपर्क विभाग का अधिकारी, ठीक है, जो सदस्य सचिव होगा, ठीक है। फिर 2 मीडिया कर्मी होंगे जिनके कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, और जो ये 2 मीडिया कर्मी होंगे उनमें कम से कम 1 महिला मीडिया कर्मी का होना जो है वो आवश्यक है, ठीक है। अब ये जो मीडिया कर्मी होंगे, अभी हम आगे जितने भी समितियां पढ़ेंगे, इस कानून में लगभग 3 समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हर समिति में हमको ये याद करना है कि या तो 2 मीडिया कर्मी या 2 पत्रकारों को उसमें शामिल किया गया है। और हर समिति में जो मीडिया कर्मी या पत्रकार होंगे उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, और वे जो हैं वो लगातार एक बार में लगातार सिर्फ 2 बार ही उस समिति के सदस्य रह सकते हैं। लगातार 2 बार से ज्यादा वो किसी भी एक समिति के सदस्य नहीं चुने जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं धारा 13 में कि ये जो अथॉरिटीज हैं, ये जो प्राधिकार हैं, उनके कार्य क्या होंगे, ठीक है। तो इनका पहला तो कार्य होगा कि मीडिया कर्मी पंजीयन हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर निर्णय करना, ठीक है, कि जितने भी पंजीयन के लिए आवेदन आए हैं उनको ऑब्जर्व करना और निर्णय करना कि वाकई में ये व्यक्ति एज अ मीडिया कर्मी या पत्रकार पंजीकृत होने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। और इनका जो दूसरा कार्य है वो है पंजी लेखा में जोड़ घटाव या बदलाव का निर्णय, ठीक है। मतलब कि जितनी बार भी आवेदन आएंगे तो उन आवेदनों को उसमें जोड़ना है या उसमें से संख्याएं कम करनी है या जो भी बदलाव करनी है उसका निर्णय जो है ये प्राधिकारी लेंगे, ठीक है। अब मीडिया कर्मी के पंजीयन के आवेदन को अस्वीकृत करने या निरस्त करने के लिए के विरुद्ध अपील जो है वो धारा 23 में दी गई है, ठीक है। मतलब धारा 23 में क्या लिखा गया है कि यदि किसी मीडिया कर्मी या पत्रकार का पंजीयन किसी कारणवश किसी प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और उसे लगता है कि ये उसके साथ गलत हुआ है, तो वो इसके लिए अपील कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अब धारा 23 में क्या दिया हुआ है कि शासन क्या करेगा, एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि पंजीयन निरस्त होने के कंडीशन में जो व्यक्ति है वो अपील कर सकता है, तो वो अपील कहाँ करेगा, तो अपील प्राधिकरण में अपील करेगा, ठीक है। अब ये अपील प्राधिकरण क्या है, तो इसके बारे में दिया हुआ है धारा 24 में, ठीक है। अब धारा 24 में क्या हुआ है कि जो अपील प्राधिकरण के सदस्य हैं वो कौन होंगे, तो शासन के विशेष सचिव पद और उससे ऊपर के व्यक्ति, ठीक है। इनमें 3 पत्रकार जिनको 12 वर्ष का अनुभव हो और उनमें से 1 महिला पत्रकार होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और ये जो अपील प्राधिकरण के जो सदस्य हैं उनमें पत्रकारों का कार्यकाल 2 वर्ष ही होगा, और पुनः जैसे कि मैंने बताया कि ये लगातार सिर्फ 2 बार ही चुने जाएंगे, 2 बार से ज्यादा ये सदस्य नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अपील प्राधिकरण है उसमें विशेष क्या है कि आवेदन निरस्त होने के 30 दिन के भीतर अपील आवेदन के 30 दिन के मतलब अपील, अगर कोई व्यक्ति अपील के लिए आवेदन करता है तो 30 दिन के अंदर उसका निर्णय इन्हें देना होगा। तो अब हमने देख लिया कि अगर पंजीयन से संबंधित बातें देख ली कि अगर मीडिया कर्मी अपना पंजीयन करा रहा है तो कैसे होगा, अगर पंजीयन निरस्त हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अपील प्राधिकरण में जाके 30 दिन के भीतर उसको मतलब अपील प्राधिकरण में जाके आवेदन करना होगा और उसके अपील आवेदन के 30 दिन के भीतर प्राधिकरण को जो है निर्णय देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अध्याय 4 में, जिसमें धारा 24 में लिखा हुआ है कि अधिनियम लागू होने के 30 दिन के भीतर शासन क्या करेगी, एक समिति का गठन करेगी, ठीक है, जो प्रताड़ना, धमकी, हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधित शिकायतों को देखेगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, एक अपील प्राधिकरण देखा था रजिस्ट्रेशन के होते तक। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है कि जैसा हमने बताया कि मीडिया कर्मी की सुरक्षा के लिए कानून।
तो अब शासन क्या करेगी, जैसे ही ये अधिनियम पारित हुआ उसके 30 दिन के भीतर ये एक सुरक्षा समिति का गठन करेगी, ठीक है। और ये सुरक्षा समिति क्या करेगी, जो भी मीडिया कर्मी है उसके हर प्रकार के अधिकार और सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध रहेगी, ठीक है। तो धारा 29 में देखते हैं कि ये जो सुरक्षा समिति होगी, जिसका निर्माण क्यों किया गया है, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उनके सदस्य कौन कौन होंगे, तो एक पुलिस अधिकारी होंगे जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या फिर उससे उच्च रैंक का व्यक्ति होगा। दूसरा, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख पदेन जो होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे। तीसरा, 12 वर्ष अनुभव वाले 3 पत्रकार पुनः इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और इन 3 पत्रकारों में से पुनः एक पत्रकार महिला मीडिया कर्मी होना अत्यंत आवश्यक है। और पुनः इसमें इस समिति में भी यही है कि ये जो पत्रकार हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और लगातार ये 2 वर्ष से ज्यादा लगातार नहीं इसके सदस्य रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक चीज आता है, ये हो गया हमारा सुरक्षा समिति जो उनकी सुरक्षाएं सुनिश्चित करेगा। अब एक आता है हमारा जोखिम प्रबंधन इकाइयां, ठीक है। तो जोखिम प्रबंधन इकाइयां जो होती है, देखिए अभी तक तो हमारे पास समितियां हो गई जो कार्य करेगी, लेकिन मीडिया कर्मी कहाँ जाके अपनी शिकायत करेगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हर जिले में एक जोखिम प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो कभी भी अगर मीडिया कर्मी को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या गलत हो रहा है, तो वो जाके अपने पास के नियरेस्ट जोखिम प्रबंधन इकाई में जाके इसकी शिकायत कर सकता है और उसके बाद फिर इस पे आगे की कार्यवाही होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो धारा 31 से लेके धारा 34 तक में जोखिम प्रबंधन इकाइयों के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, तो सुरक्षा हेतु समिति के गठन के 30 दिन के अंदर प्रत्येक जिले में जोखिम प्रबंधन इकाइयों का गठन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। और धारा 32 में जोखिम प्रबंधन इकाइयों के सदस्यों के बारे में बात की गई है कि कौन व्यक्ति जो है वो इसके सदस्य होंगे। तो हर एक जिले का कलेक्टर उस जिले में उसका पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। उस जिले का जनसंपर्क अधिकारी जो है वो उसका सदस्य सचिव होगा। पुलिस अधीक्षक जो है वो उसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा 2 पत्रकार जिन्हें 7 वर्षों का अनुभव होगा और वह पत्रकार उसी जिले का निवासी होगा, वो इस समिति के इस इकाइयों के सदस्य होंगे। और इसमें भी हम यही देखेंगे कि 2 पत्रकारों में से एक पत्रकार जो है वो महिला होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इन जोखिम प्रबंधन इकाइयों के द्वारा सुरक्षा उपाय किस तरीके से किया जाएगा। तो धारा 35 में सुरक्षा उपाय के बारे में बताया गया है कि जोखिम प्रबंधन इकाई के प्रत्येक सदस्य शिकायत की जानकारी जो है वो जिलाधीश या पुलिस अधीक्षक को देंगे। तो जैसे ही जिलाधीश या पुलिस अधीक्षक को इस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाएंगे और जो भी उचित निर्णय है वो उन्हें करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं शास्तियों के बारे में। शास्ति का मतलब होता है दंड, कि अगर शिकायत के दौरान जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही है तो कितना दंड मिलेगा। तो व्यक्ति को यदि कोई शासकीय कर्मचारी पत्रकारों से दुर्व्यवहार करे तो उनकी शिकायत की जा सकेगी और दंड स्वरूप उन्हें 1 वर्ष का कारावास जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर, मतलब अगर कोई मीडिया कर्मी जो है वो समिति के निर्णय से असंतुष्ट है तो पुनः वो जो है अपील कर सकेगा इस मुद्दे पर और पुनः उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अपराध है, मतलब मीडिया कर्मियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा का जो अपराध है उसे संज्ञेय और जमानती माना गया है, ठीक है। संज्ञेय का मतलब ऐसे अपराध जिनमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, और जमानती का मतलब ये होता है कि अगर किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसे जमानत पे थोड़े दिन के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स थे, तथ्य थे पुलिस मीडिया कर्मी कानून के बारे में जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले वीडियो में हम अन्य ऐसे कानून या फिर जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।